हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। माय नेम इज निशांत गुप्ता और मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ सीए फाइनल पेपर 7 डायरेक्ट टेक्स्ट लेक्चर सीरीज। एज अ बैकग्राउंड, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर एंड बीकॉम ऑनर्स. I cleared my CA with all India rank 17 and I did my graduation from Shri Ram College of Commerce. इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स आपसे डिस्कस करने वाले हैं, जो टॉपिक्स हमारे एग्जाम में बहुत स्कोरिंग माने जाते हैं, यानी कि जिनसे हमारे अक्सर हर अटेम्प्ट में या एक अटेम्प्ट छोड़ के एक अटेम्प्ट में क्वेश्चन जरूर आता है। और दूसरे वो टॉपिक्स जो थोड़े समझने में प्रॉब्लमेटिक होते हैं, थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसको हम आसान साधारण भाषा में इन लेक्चर सीरीज में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक्स हमने शॉर्टलिस्ट कैसे करे, हमने इंस्टीट्यूट के पास क्वेश्चन पेपर स्कैन करे, उसके अलावा हमने प्रैक्टिस मैनुअल्स, इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल्स, रिवीजन टेस्ट पेपर्स देखे, एनालाइज करे और उसके बेसिस पे कुछ टॉपिक्स हमने शॉर्टलिस्ट किए। मैं डायरेक्ट टैक्स लिटिगेशन और एडवाइजरी प्रोफाइल में डील करता हूँ, जिसके बेसिस पे मुझे काफी एक्सपीरियंस है। रियल लाइफ डायरेक्ट टैक्स इश्यूज क्या होते हैं, कोई भी लॉ या अमेंडमेंट क्यों आती है, उसके पीछे क्या लेजिस्लेटिव इंटेंट होती है और अल्टीमेटली वो हमारे बिजनेसेस, हमारे टैक्स पेयर्स को कैसे इम्पैक्ट करती है। तो उस एक्सपीरियंस की हेल्प से मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं जो भी टॉपिक आपसे डिस्कस करूं, मैं एक लॉजिक के साथ डिस्कस करूं, उसके पीछे जो भी इंटेंट थी मैं आपको वो भी बताऊं और उससे क्या इम्पैक्ट होगा वो भी बताऊं। जब आपको ये क्लैरिटी होगी, इसकी हेल्प से आप टॉपिक को समझ पाएंगे और एग्जाम में जो भी हमारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो आप आसानी से क्रैक कर पाएंगे। आपको अननेसेसरी क्रैमिंग की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी। मेरी कोशिश ये रहेगी कि इस लेक्चर सीरीज के बेसिस पे आप कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स जो स्कोरिंग भी है, कॉम्प्लेक्स भी है, वो आप बहुत इजीली अपने माइंड में रख पाए और आप उनकी बिल्कुल टेंशन ना ले। और आपके लिए मैं डायरेक्ट टेक्स्ट पेपर, बहुत आसान पेपर बनाने वाला हूँ, तो आपको अल्टीमेटली कोई डायरेक्ट टेक्स्ट पेपर की टेंशन नहीं होगी। और आप जब इन टॉपिक्स पे आप मेरी लेक्चर सीरीज को ध्यान से सुनेंगे, आपको इन टॉपिक्स को आप आसानी से, अगर एग्जाम में आते हैं तो आप उनको क्रैक कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट टेक्स्ट लेक्चर सीरीज। सबसे पहले I would like to take you through this brief about our scheme of our exam. Won't take much of a time here. So our exam has two paper 7, as we say. Paper 7, it has two parts. One is DT, one is international tax. When we compare about DT and international tax, DT constitutes around 70 marks out of 100 and international tax constitutes around 30 marks. अगर हम मॉड्यूल्स की बात करें, हमारे इंस्टीट्यूट ने टोटल 4 मॉड्यूल निकाले हैं सब्जेक्ट के। 4 में से 3 मॉड्यूल डीटी के हैं और 1 मॉड्यूल इंटरनेशनल टैक्स का है। ये 3 मॉड्यूल सारे मिला के लगभग 1400 पेजेस के हैं और इंटरनेशनल टैक्स का अराउंड 330 पेजेस का है। अगर हम इस हिसाब से एक बेसिक लॉजिक लगाएं, एक प्राइमा फेसी बेसिस पे देखें कि भाई हमारा कौन सा हमारा एरिया ज़्यादा स्कोरिंग है, कौन से एरिया में हमें कम मेहनत में ज़्यादा मार्क्स की उम्मीद है, तो वो है हमारा, जाहिर सी बात है, इंटरनेशनल टैक्स। यहाँ पे 11 पेजेस पर मार्क्स की एवरेज आती है, वेरेज यहाँ पे अराउंड 20 पेजेस पर मार्क्स की एवरेज। एक प्राइमा फेसी तरीका है देखने का कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट कितना ज़्यादा स्कोरिंग है। तो इसके साथ ये एक बेसिक है हमारा दोनों का। तो हमारा डायरेक्ट टैक्स का, ये हमारे 3 मॉड्यूल्स की कवरेज है डायरेक्ट टैक्स पार्ट 1 की, और फिर इंटरनेशनल टैक्स का एक ही मॉड्यूल 4। अब एक बार मैं आपको इंटरनेशनल टैक्स से मैं स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो में। और इंटरनेशनल टैक्स के जो मॉड्यूल नंबर 4 है, मॉड्यूल नंबर 4 में हमारे पास टोटल 8 चैप्टर है। 8 चैप्टर्स का मैं आपको अगले 5 से 10 मिनट में 8 चैप्टर्स के बारे में बहुत बेसिक्स बताऊंगा कि यहाँ पे हो क्या है। सबसे पहला चैप्टर है ट्रांसफर प्राइसिंग का, जिसको हम टीपी बोलते हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग कहाँ लगता है, ट्रांसफर प्राइसिंग का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर प्राइसिंग बेसिकली एक एंटी अवॉइडेंस मीन है। इसका मतलब है कि लोग बहुत बार क्या करते हैं, अपने रिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजेक्शन करते हैं, प्राइसिंग इस तरह एग्री करते हैं कि एक पार्टी को इनकम कम हो और दूसरी पार्टी को इनकम ज्यादा हो, इस तरह प्राइसिंग करते हैं। अगर और इससे इसका बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट ये होता है, जिस कंट्री में, मान लो मैं, मेरी रिलेटेड पार्टी इंडिया से बाहर है, से फॉर एग्जांपल सिंगापुर में, इंडिया और सिंगापुर में कॉर्पोरेट टैक्स रेट 17% है एग्जाम्पल के लिए, इंडिया में अराउंड 25% है।
तो और ये भी मैं ओन करता हूँ और ये भी मैं ओन करता हूँ। मेरी कोशिश ये रहेगी कि सिंगापुर में प्रॉफिट्स जितना ज्यादा कर पाऊँ, सो दैट मेरा अल्टीमेटली जो इफेक्टिव टैक्स रेट है, ईटीआर है मेरा एज अ ग्रुप, वो मेरा कम हो जाए। सो इस वजह से कंपनीज अपनी ऑपरेशंस को इस तरह, प्राइसिंग को इस तरह डील कर सकती है, और इसको सबको बचाने के लिए ये ट्रांसफर प्राइसिंग का प्रिंसिपल। देन नेक्स्ट इज नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन। ये मैं बोलूंगा हमारे पूरे नॉन रेसिडेंट इंटरनेशनल टैक्सेशन का बेसिक है। दिस इज द बेस। ऑल्दो कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स भी हैं इसमें, बट ये पूरा बेस है, कैसे स्टार्ट होगा, कैसे सारे प्रोविजंस रन करेंगे। डबल टैक्सेशन रिलीफ, जैसे यही एक हमारा केस है इंडिया और सिंगापुर। बहुत बार क्या होता है, सेम इनकम एक से ज्यादा जगह टैक्स हो जाती है। लॉजिक ये है कि अगर इनकम एक इनकम है एक एंटिटी के हाथ में, तो वो एक ही जगह टैक्स होनी चाहिए। अगर डबल टैक्सेशन हो रही है तो उसके लिए सरकारें आपस में एग्रीमेंट करती हैं, समझौते करती हैं, और उसके बेसिस पे अवॉइड करवाती है वो डबल टैक्सेशन, जिसको डबल टैक्सेशन रिलीफ का। देन चैप्टर नंबर 4, एडवांस रूलिंग्स। एडवांस रूलिंग्स क्या होता है, हम सब जानते हैं हमारी टैक्स के जितने भी लॉज हैं, जितने भी इश्यूज हैं, प्रोविजंस हैं, वो सब इंटरप्रिटेशन से बहुत गवर्न होते हैं। एक प्रोविजन के एक से ज्यादा मीनिंग निकल सकते हैं। तो बहुत बार कंपनीज स्ट्रगल करती हैं ये सोचने के लिए, डिसाइफर करने के लिए, कि उनकी एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा तो किस रेट पे लगेगा, किस तरह उनको टैक्स देना होगा। तो इन सबको बचाने के लिए, सब आगे जाके लिटिगेशन में ना फंसे, सरकार ने एक तरीका लेके आई है जिसको कहते हैं एडवांस रूलिंग। आप पहले आओ, एडवांस में आओ, और हम आपको रूलिंग दे देंगे कि आपका क्या सही ट्रीटमेंट होना चाहिए। बस एक चीज कंप्लीशन के लिए बोलूंगा, एडवांस रूलिंग्स जो है, जो हमारे सिलेबस में है, वो है अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स, AAR है जो गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट करी है। प्रैक्टिकली AAR को रिप्लेस करवा दिया गया है वो बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग्स, बट हमारे सिलेबस में यही है, तो हम यही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 5, इक्वलाइजेशन लेवल। इसको हम लिंक कर देते हैं चैप्टर नंबर 7 से। और चैप्टर नंबर 6 है इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटी, इसको हम लिंक कर देते हैं चैप्टर नंबर 8 से। एक एक मिनट इन सब चैप्टर पे भी लगाते हैं। चैप्टर नंबर 8 क्या है, बेसिकली ओवरव्यू ऑफ मॉडर्न टैक्स कन्वेंशन। ओवरव्यू ऑफ मॉडर्न टैक्स कन्वेंशन। मॉडर्न टैक्स कन्वेंशन क्या चीज होती है? ग्लोबली ग्लोबली दो संस्थाएं हैं, एक का नाम है OECD, एक का नाम है UN, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस। ये अलग अलग दो संस्थाएं हैं, इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं। लार्जली इसमें सारी डेवलप्ड नेशंस इसके मेंबर्स होते हैं, और इसके सारी डेवलपिंग, जितने भी हमारे डेवलपिंग नेशंस हैं, वो इसके मेंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया यहाँ पे फॉल करता है, यहाँ पे US, UK, फ्रांस, मैक्सिमम डेवलप्ड नेशन यहाँ पे फॉल करते हैं। ये संस्थाओं ने एक मॉडल बनाया हुआ, इसका मॉडल 1 कह देते हैं, इसको मॉडल 2। इन्होंने एक मॉडल बनाए हुए कि भाई देखो, एक मॉडल बना दिया, एक स्ट्रक्चर बना दिया, एक ढांचा बना दिया, उसके बेसिस पे कंट्रीज को बोला कि आप इस बेसिस पे अपनी ट्रीटी नेगोशिएट करो। तो हम यहाँ पे चैप्टर 8 में इस मॉडल के बारे में कुछ पढ़ेंगे। ये लार्जली थ्योरी का चैप्टर है। इसी मॉडल के बेसिस पे ट्रीटी, जिसको डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट कहा जाता है, वो एंटर होती है, जो हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। चैप्टर 6 में ये पढ़ा जाएगा। ये भी लार्जली थ्योरी है। बेसिकली ट्रीटीज कैसे फॉर्म होती है, कैसे इनकी एप्लीकेशन और इंटरप्रिटेशन होती है, इनके डिफरेंट आर्टिकल्स का, वो यहाँ पे बट काफी ब्रीफ में पढ़ेगी। इतना कह सकता हूँ, जहाँ पे भी इंटरनेशनल टैक्सेशन होती है, जितना हमारा इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस पढ़े जाते हैं, उससे या उससे ज्यादा डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट के प्रोविजन पढ़े जाते हैं। प्रैक्टिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस। और ये जो मॉडल्स है, ये मॉडल हमें ट्रीटी समझने में हेल्प करते हैं। अब ये चैप्टर नंबर 7 और 5 बचे हैं। चैप्टर नंबर 7 है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। बेसिकली ये बहुत ही नया कंसेप्ट है, ज्यादा समय नहीं हुआ है इसको आए हुए, और सच्चाई तो ये है, ये कंसेप्ट अभी काफी इवॉल्व भी हो रहा है। ये OECD की हमने यहाँ पे बात करी थी, कलर चेंज कर देता हूँ। ये जो OECD की हमने बात करी थी, इस संस्था ने ये वाला कंसेप्ट लेके आई। वो क्या रहा था,
ग्लोबली, स्पेशली जब से ये ग्लोबली कुछ टाइम से कंपनीज टैक्स इवेड कर रही थी। टैक्स इवेड मतलब टैक्स की चोरी कर रही थी। और उसका वो कैसे कर रही थी, वो बेसिकली अलग अलग देशों में अलग अलग टैक्स के रेट होते हैं। कुछ देशों में इवन टैक्स के रेट नहीं होते, जिनको टैक्स हेवन कहा जाता है। तो कंपनी इस तरह अपने ऑपरेशन कर रही थी कि मैक्सिमम इनकम टैक्स हेवन में लेके जा रही थी, जिस वजह से उनका वहां पे टैक्स ही नहीं लग रहा था। और वो इनकम एक्चुअली टैक्स हेवन की बनती नहीं थी। टैक्स हेवन में तो कुछ होता भी नहीं। काम जहाँ पे होता है, जो मेन कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल यूएस, एक यूएस कंपनी है गूगल। गूगल ने आयरलैंड में जाके अपना एक स्ट्रक्चर बना दिया, अपना एक आईपी वहाँ पे। जो गूगल वेबसाइट है उसका ओनर एक आयरिश कंपनी को बना दिया, जो गूगल ओन करती है। और सारा इनकम जो वेबसाइट से आता है वो उस आयरलैंड में जा रहा है। तो मैंने बहुत सहज ढंग से आपको बताया है बेसिक लॉजिक इसके पीछे क्या है। वैसे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनाया हुआ है गूगल ने, जो काफी समय तक इनका सक्सेसफुल रहा था। तो ये आयरलैंड में टैक्स जीरो हो रहा है, एक्चुअली काम सारे यूएस में कर रहे हैं गूगल के थ्रू, और यूएस में कुछ टैक्स मिल नहीं रहा। तो सारे डेवलप्ड नेशन साथ में बैठे और उन्होंने ये कंसेप्ट लाया, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग। तो हम चैप्टर नंबर 7 में इसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर आता है चैप्टर नंबर 5। बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग में मल्टीपल आर्टिकल्स हैं। बहुत सारे चीजों के, बहुत सारे आर्टिकल मतलब टॉपिक, मतलब सेक्शन, कुछ भी कह सकते हैं। बहुत सारी चीजों से डील करता है। उनमें से एक है इक्वलाइजेशन लेवी। ये अलग से इसलिए पढ़ा जा रहा है, थोड़ा सा इस पे इंडिया बहुत एक्टिव रही है। इंडिया ने भी इक्वलाइजेशन लेवी अपने इनकम टैक्स एक्ट में, डोमेस्टिक एक्ट में लगा दिया गया है। इसलिए हमारे इंस्टीट्यूट ने सोचा कि ये सही रहेगा, इसके बारे में बच्चों को अलग से पढ़ाया जाए। तो हम वेब्स के बारे में चैप्टर नंबर 7 में, इक्वलाइजेशन लेवी के बारे में चैप्टर नंबर 5 में हम पढ़ने वाले हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ हमारी वेटेज क्या होगी। देखो, मैंने पीछे काफी अटेम्प्ट्स के पेपर्स देखने की कोशिश करी, क्वेश्चन पेपर्स देखे कि हमारे इन 8 चैप्टर में कौन सा चैप्टर की कितनी वेटेज रहती है लगभग। चैप्टर नंबर 1 से लगभग हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है जो 6 से लेके 8 नंबर का होता है। चैप्टर नंबर 2 से भी हर अटेम्प्ट में ही पेपर आता है, क्वेश्चन आता है जो 6 से लेके 8 नंबर का होता है। चैप्टर नंबर 3 से थ्योरी का एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है जो लगभग 4 नंबर का होता है। सिमिलरली चैप्टर 4 से भी एक थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है जिसका 4 नंबर का होता है। और ये चैप्टर 3 और 4 ऐसे हैं जिनसे एक अटेम्प्ट छोड़ के एक बार पेपर क्वेश्चन आता है, लगभग 4 नंबर थ्योरी होता है। चैप्टर नंबर 5 और 7 को मिला के देखेंगे। इन दोनों से मिला के एक क्वेश्चन जरूर आएगा जो 4 नंबर का होगा। सिमिलरली चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 8 को भी हम एक साथ देखेंगे, इनसे 4 नंबर का है। तो अगर मैं इसको देखूं तो इस तरह मेरे लगभग 30 नंबर इंटरनेशनल टैक्स के मॉड्यूल से मेरे टोटल बनते हैं। 6 से 8 का यहाँ पे, 6 से 8 का यहाँ पे, 4 का, 4 का, इन दोनों को मिला के 4 का, इन दोनों को मिला के 4। अब तो हम यहाँ से, हम मैंने इन 8 चैप्टर का आपका मॉड्यूल देखा है। मैंने 8 चैप्टर का मॉड्यूल देखा है। मैंने इनके आपके पास के काफी अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन पेपर्स भी देखे हैं, और इंस्टीट्यूट के आरटीपी देखे हैं, और जो सजेस्टिव एमसीक्यू क्वेश्चंस की बुकलेट है वो पढ़ी है। मैंने उसके बेसिस पे कुछ टॉपिक्स इन सारे चैप्टर से निकाले हैं। इन सारे चैप्टर से मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं जो मुझे लगता है हमारे को, जो मुझे लगता है हमारे को अ, अपनी पढ़ाई करते वक्त उन पे खास ध्यान उन पे देना होगा। और ये जो मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं, मैंने 2 बेसिस पे मैंने शॉर्टलिस्ट किए। पहला बेसिस वो है जो मुझे लगता है एग्जाम में सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। स्कोरिंग से मेरा मतलब क्या है? स्कोरिंग से मेरा मतलब है, बहुत प्रैक्टिकल बात करूंगा। स्कोरिंग से मेरा मतलब है कि जिसमें, जिसका क्वेश्चन आता ही आता है और कम पढ़ के हमारे को ज्यादा मार्क्स मिलने के इसमें चांसेस रहते हैं। ज्यादा मार्क्स मतलब क्वेश्चन ज्यादा बड़े आते हैं लेकिन उतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, या फिर उतना ज्यादा लेंदी टॉपिक। और दूसरा मैंने बेसिस रखा है कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। जहाँ पे क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स होता है, बच्चों को पढ़ने में मजबूरी आती है, प्रॉब्लम होती है, वहां पे मैंने एक सहज ढंग से
उसको समझाने की यहाँ पे मैं कोशिश आपको करूँ। तो मैंने ये दो बेसिस लेके मैं अपनी ये सीरीज आपके साथ स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी सीरीज। और मैं सीरीज में मैं सबसे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि मैं इस सीरीज में जो भी डिस्कशन आपसे करूंगा, मैं इंस्टीट्यूट का जो हमारा मॉड्यूल है मैं उसको बेस लेके करूंगा, इंस्टीट्यूट के जो क्वेश्चन पेपर्स है उनको बेस लेके करूंगा, जो हमारे आरटीपी है उसको बेस लेके करूंगा। मार्केट में बहुत बुक्स हैं और सारी बुक्स की मैं इज्जत करता हूँ और सब बहुत अच्छे से कवर करती हैं। बट क्योंकि हमारा जो बेस, जो हमारी मदर इंस्टीट्यूट है, उसका जो मॉड्यूल है वो अपने आप में इतना सेल्फ सफिशिएंट है और इतने अच्छे से उसमें प्रेजेंटेशन करी हुई है कि मुझे आई डू नॉट फाइंड एनी गुड रीजन कि मैं क्यों बाहर किसी भी बुक में और जाने की कोशिश करूँ। ठीक है जी। तो अब बात करते हैं हमारी कुछ टॉपिक्स की, जिसमें सबसे पहला टॉपिक जो मैंने उठाया है वो हमारे चैप्टर नंबर 2 से है, विच इज नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन। जैसा मैंने बोला था ये बेसिक्स को कवर करता है और इसमें से वन ऑफ द बेसिक्स विच आई एम गोइंग टू कवर विद यू इज रेसिडेंशियल स्टेटस। इससे पास्ट में अगर मैंने पिछले 6 क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं तो इसी में से 3 बार क्वेश्चन आया है और कोई भी क्वेश्चन 6 मार्क्स से कम का नहीं है। और मैं आपको ये कह सकता हूँ पूरे 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 दम के साथ ही कह सकता हूँ, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक है ये। इसमें कुछ इश्यूज हैं, मैं आपको जब इसको बट बच्चे इसमें बहुत फंसते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स इसको बच्चे मानते हैं क्योंकि इसमें इतनी सारी कंडीशंस और इतने सारे इसमें थ्रेशोल्ड्स दिए हुए हैं और उसके पीछे का लॉजिक बच्चे क्योंकि नहीं समझ पाते, उस कारण इसमें क्रैमिंग की ज्यादा कोशिश रहती है। और अंत में जब क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस हमारे इसमें लार्जली प्रैक्टिकल आते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें एक आपको न्यूमेरिकल के फॉर्म में आपको एक सिचुएशन दी जाती है, केस स्टडी दी जाती है और आपको उसको ये प्रोविजन लगा के आपको उस पर अपना जवाब देना होता है। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ एक बार, जो इस बेसिक है, इंट्रोडक्शन है, 5 मिनट इस पे लगा लेते हैं क्योंकि ये एक बेस फॉल करेगा जब हम रेसिडेंशियल टैक्स। तो इंडिया में, तो इंडिया से पहले सॉरी, ग्लोबली 2 तरीके की टैक्सेशन चलती है, रेसिडेंस बेस्ड टैक्सेशन, सोर्स बेस्ड टैक्सेशन। रेसिडेंस बेस्ड टैक्सेशन का मतलब क्या? बेस्ड टैक्सेशन का मतलब है अगर आप किसी भी कंट्री के रेसिडेंट हो तो आप टैक्स टैक्स दोगे। अगर रेसिडेंट हो तो इसका मतलब टैक्स दो। अगर रेसिडेंट नहीं हो तो टैक्स मत दो। ये होता है रेसिडेंट बेस्ड टैक्सेशन। ऐसे ही हमारा सोर्स बेस्ड टैक्सेशन है। अगर सोर्स उस कंट्री में है, से फॉर एग्जांपल अगर सोर्स इंडिया में है तो टैक्स दो। अगर नहीं है, टैक्स मत दो। बहुत सिंपल थी ये हमारा। दो तरीके के दो तरीके के टैक्सेशन के कंसेप्ट चलते हैं मार्केट में, ग्लोबली रिकॉग्नाइज कंसेप्ट है और बहुत ही बेसिक फंडे से आते हैं कि भाई अल्टीमेटली अल्टीमेटली क्रॉस बॉर्डर टैक्सेशन है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन दुनिया भर के जगहों पे काम कर रहे होते हैं। अमेजोन यूएस में बैठा है, यूएस में उसकी वेबसाइट है, इंडिया में उसका कस्टमर है, जो आप और मैं हैं, जो अमेजोन की वेबसाइट पे जाते हैं वो लेते हैं। इंडिया में ही उसका सेलर है, हो सब इंडिया में ही एक सेलर है जो उसकी साइट पे रजिस्टर्ड है, ये भी उसके लिए कस्टमर है, ये भी उसके लिए कस्टमर है, ये भी कुछ देता है चार्जेस, ये भी कुछ चार्जेस देता है। ये कहने को ये इंडिया है लेकिन ये है यूएस में बैठा हुआ। इसके जो जेफ बेजोस है, उसके जो मालिक है, वो यूएस में बैठे हैं, वो यूएस से सारे डिसीजंस लेते हैं। तो बड़ा ही पेचीदे से कंसेप्ट हो जाते हैं। या फिर ये तो अमेजोन है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है कंट्री ए में, उसका फैक्ट्री लगी हुई है कंट्री बी में, कस्टमर है कंट्री सी में, टैक्सेशन कौन सी कंट्री में होगी? तो बड़े ही ये प्रैक्टिकल लेवल पे बड़े डिफिकल्ट कंसेप्ट होते हैं जिसकी वजह से ये हमारे डिफरेंट कंसेप्ट, डिफरेंट
डिफरेंट बेसिस हैं टैक्सेशन। तो एक है रेसिडेंट बेस्ड टैक्सेशन, एक है सोर्स बेस्ड टैक्सेशन। रेसिडेंट बेस्ड टैक्सेशन की जब बात करी जाए तो वो कहता है अगर रेसिडेंट हो तो टैक्स दो, अगर नहीं है तो टैक्स मत दो। सोर्स बेस्ड टैक्सेशन कहता है अगर सोर्स इंडिया में है तो टैक्स दो, टैक्स अगर सोर्स इंडिया में नहीं है तो टैक्स मत दो। अब एक बार बात कर लेते हैं, वाइल आप ये तो समझ गए होंगे कि रेसिडेंट अगर हो तो रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, हमने कुछ पार्ट इसका आईपीसीसी में पढ़ा हुआ है, रेसिडेंट कैसे देखा जाता है। एक बार सोर्स पे थोड़ा सा गौर फरमा लेते हैं, सोर्स का मतलब क्या है और सोर्स कब माना जाता है इंडिया में है या नहीं। सोर्स, सोर्स का मतलब क्या होता है? सोर्स का मतलब होता है शुरुआत, ओरिजिन। किसी भी इनकम का ओरिजिन क्या है? हिंदी में कहते हैं उसको स्रोत। छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, मैं एक एनआरआई हूँ, यूएस में बैठा हूँ, यूएस में नौकरी करता हूँ, इंडिया में मेरे पेरेंट्स रहते हैं, मैंने इंडिया में भी अपना एक बैंक अकाउंट खोला हुआ है। मान के चलते हैं मैंने बैंक अकाउंट खोला हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बॉम्बे से, मुंबई के साथ मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट खोला हुआ है। यहाँ पे मेरे पास फंड्स रखे हुए हैं जो मेरे पेरेंट्स के लिए फ्यूचर में कभी हेल्प करेंगे, मैंने उनकी आगे के लिए मैंने उनके पास में बाहर से पैसा भेजता रहता हूँ। और जाहिर सी बात है उनको सारा मैं पैसा ज्यादा भेजता हूँ, सारा पैसा खर्च नहीं होता, जो वो सरप्लस है वो एफडी में डाल, फिक्स डिपॉजिट में डाल देते हैं। और फिर उस फिक्स डिपॉजिट से मुझे इंटरेस्ट इनकम अर्न, मुझे हर साल कुछ इंटरेस्ट बैंक होता है। मैं नॉन रेसिडेंट हूँ, अगर रेसिडेंट बेस्ड टैक्सेशन होगी तो मैं इंडिया में, मैं रेसिडेंट क्योंकि नहीं हूँ तो मेरी कोई इनकम भी टैक्स। बट अगर सोर्स बेस्ड टैक्सेशन होगी और अगर इस इंटरेस्ट का सोर्स इंडिया में है तो फिर मैं इंडिया में टैक्स हो जाऊँ। अब इस इंटरेस्ट का सोर्स क्या है, इंटरेस्ट कैसे मिला? इंटरेस्ट इस एफडी के थ्रू मिला। एफडी का सोर्स क्या है? एफडी इस बैंक में है। ये बैंक कहाँ पे है? ये बॉम्बे में है। तो इसका मतलब इस इंटरेस्ट का सोर्स इंडिया में है। क्योंकि इसका सोर्स इंडिया में है, ये इंडिया में सोर्स बेस्ड टैक्सेशन के हिसाब से टैक्स। अब एक बार बात कर लेते हैं कि इंडिया में कौन सा बेस लगता है, क्या इंडिया में रेसिडेंट बेस लगता है या इंडिया में सोर्स बेस लगता है? सच्चाई ये इंडिया में दोनों बेस लगता है। अगर आप रेसिडेंट हो तो आप रेसिडेंट बेस्ड टैक्सेशन के हिसाब से टैक्स दोगे, चाहे सोर्स कहीं भी। अगर आप नॉन रेसिडेंट तो आप सोर्स के हिसाब से टैक्स दो। ऑब्वियस सी बात है भाई, नॉन रेसिडेंट को आप रेसिडेंट बेस्ड टैक्सेशन पे अगर टैक्स करोगे तो कोई भी टैक्स नहीं मिलेगा। आप जेफ बेजोस को यूएस में बैठे हुए कहोगे आप नॉन रेसिडेंट हो, आप सारा टैक्स, अगर आप नॉन रेसिडेंट हो तो आप सोर्स बेसिस के हिसाब से टैक्स दोगे। जितना टैक्स, जितनी इनकम इंडिया में सोर्स है उतने ही टैक्स दो। इसको देख के आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि एक रेसिडेंट की तो मतलब ग्लोबल इनकम टैक्स हो गई इंडिया, कहीं से भी अर्न करी हुई हो वो टैक्स हो। नॉन रेसिडेंट की ग्लोबल नहीं हुई, सिर्फ जितना पोर्शन इंडिया को बिलोंग करता है, जितने पोर्शन पे इंडिया से सोर्स हुआ है, इंडिया से सोर्स हुआ है बस उतने ही पोर्शन पे टैक्स देना है। तो इसकी टैक्स लाइबिलिटी कम होगी और इसकी टैक्स लाइबिलिटी ज्यादा होगी। अब हम एक स्टेप आगे जाते हैं, अभी तक हमने बेस पढ़ा, नॉन रेसिडेंट की टैक्स लाइबिलिटी कम होगी एक नॉर्मल सिनेरियो में और रेसिडेंट की टैक्स लाइबिलिटी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या है प्रैक्टिकली? मतलब क्या है, कंपनीज की कोशिश रहेगी कि वो जितनी इनकम अपनी, जितनी इनकम नॉन रेसिडेंट की तरफ शिफ्ट कर पाए एज कंपेयर टू रेसिडेंट। एक बार एक आसान से एग्जांपल को समझते हैं। मैं इंडिया में एक कंपनी हूँ, मान के चलते हैं फ्लिपकार्ट। इंडिया में मेरी एक वेबसाइट भी है जिसमें बहुत कस्टमर्स आते हैं, सेलर्स भी आते हैं, बायर्स भी आते हैं। एक तरह से मेरी मार्केट प्लेस है जिसपे काम, मुझे रॉयल्टी मिलती है, बहुत रेवेन्यू। मैं क्या करता हूँ आज के डेट में, जो भी मेरा पी एंड एल होगा, जो भी रेवेन्यू होगा, जो भी एक्सपेंस होगा, जो अल्टीमेटली जो प्रॉफिट बचेगा, उस प्रॉफिट में मुझे इंडिया में 25% टैक्स देना पड़ता है। और ये रेवेन्यू मेरा कहीं का भी हो सकता है। मान के चलते हैं मैं फ्लिपकार्ट इंडियन वेबसाइट दो कंट्रीज में ऑपरेट करती है,
इंडिया में ऑपरेट करती है, और दूसरी ले लेते हैं मॉरिशस। मॉरिशस मैंने इसलिए लिया क्योंकि मॉरिशस में टैक्स रेट नेग्लिजिबल है, एक बारी को मान लेते हैं 0। इंडिया में 25% टैक्स देना पड़ता है, मॉरिशस में 0% टैक्स देना पड़ता है। अगर मैं सारा काम फ्लिपकार्ट इंडिया के थ्रू करूँ, इंडिया में जो कंपनी है उसके थ्रू करूँ, तो जितना भी मेरा ग्लोबल रेवेन्यू, क्योंकि मैं रेसिडेंट हूँ, रेसिडेंट बेस्ड टैक्सेशन लगती है, ग्लोबल रेवेन्यू पे मैं 25% पे टैक्स दूंगा। अगर ग्लोबल रेवेन्यू पे जो प्रॉफिट आएगा उससे मुझे 25% टैक्स। अब दूसरी सिचुएशन ले लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक ना अपनी मॉरिशस में कंपनी खोल, तो दो कंपनी हो गई, एक हो गई फ्लिपकार्ट इंडिया, एक हो गई फ्लिपकार्ट मॉरिशस। और मैं इस P&L को पूरा स्प्लिट कर देता हूँ, एक P&L इंडिया का, एक P&L मॉरिशस। इंडिया वाले रेवेन्यू पे मान के चलते हैं 50-50 बिजनेस, तो जो भी इंडिया का रेवेन्यू, इंडिया के खर्चे हैं, उस पे मैं बस, अब मैं उसी प्रॉफिट पे मैं 25% टैक्स। फ्लिपकार्ट मॉरिशस है, ये नॉन रेसिडेंट मानी जाएगी, क्योंकि नॉन रेसिडेंट है, इसका सिर्फ सोर्स रूल बेसिस पे टैक्स होगा, और इसका क्योंकि सारा रेवेन्यू, सारा खर्चा मॉरिशस में है, तो मेरा ये जितना भी प्रॉफिट आया है, इस प्रॉफिट पे मुझे कोई टैक्स नहीं देगा, 0 टैक्स। तो मेरा सीधा सीधा टैक्स जो है, टैक्स कॉस्ट हाफ होगी। ये क्लासिक एग्जांपल है जिसमें कंपनीज रेसिडेंसी को अपनी चेंज करके अपनी टैक्स कॉस्ट बिल्कुल आधी कर सकती है। ठीक है जी, हम समझे। तो हमने डिस्कस किया, एक रेसिडेंट की टैक्स लाइबिलिटी हमेशा ज्यादा होगी एक नॉन रेसिडेंट से, क्योंकि रेसिडेंट की ग्लोबल इनकम टैक्स होगी। तो इस वजह से कंपनीज चाहेंगी कि वो नॉन रेसिडेंट बन जाएं, किसी तरह नॉन रेसिडेंट की तरफ अपनी इनकम ट्रांसफर कर पाए, शिफ्ट कर पाए, जैसा हमने इस एग्जांपल में देखा, फ्लिपकार्ट के एग्जांपल में ऐसा हुआ। तो फ्रेंड्स, जैसा आपने देखा, एक कंपनी की रेसिडेंसी टैक्सेबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए कितनी क्रिटिकल है, और इसी क्रिटिकल टॉपिक के डील करने के लिए हमारे लॉ में एक स्पेसिफिक कंसेप्ट है फॉर कंपनीज रेसिडेंसी, विच इज कॉल्ड एज पोयम, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। पोयम एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके बेसिस पे कंपनी की रेसिडेंसी डिसाइड करी जाती है। और तो हम अगले अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम पोएम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको पहले इस पोएम के पीछे लेजिस्लेटिव इंटेंट क्या थी वो बताऊंगा, और उसके साथ साथ मैं उसके बिजनेस पे क्या, एक कंपनी के बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट आएगा बिकॉज ऑफ दैट पोएम, वो डिस्कस करेंगे। और फिर हम कुछ अपने सीए फाइनल क्वेश्चन पेपर्स में जो पोएम से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, हम वो भी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।